कर न सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। आरोपों और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं। आरोप और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं। झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले कोई शिकवा नहीं। हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं, और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी। वफादारी कीजिए, इनाम मिलेगा। इनाम भी ऐसा, इस उम्र में बिस्तर पर बैठकर राम राम करना था। इस उम्र में लक्ष्मी जी से प्राप्त धन का आनंद लीजिए। कभी भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शायराना अंदाज में कहा था, कर ना सके इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उन्हें एतबार तो है। आखिरकार उनकी वफा का इनाम मिल ही गया। विश्वास किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सरकार की ओर से किया गया। ये अपने आप में भारत के मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के लिए अच्छी खबर है। सोचिए, राजीव कुमार को 1 साल के कार्यकाल में, जिसमें उन्होंने सरकार के आदेशों के साथ अपने आप को समर्पित किया, उसके बाद उन्हें इनाम मिल ही गया। पार्ट टाइम के लिए ही सही, रिटायरमेंट के बाद समय धन में परिवर्तित करने का रास्ता मिल गया। राजीव कुमार की तरफ देखा जाए तो ज्ञानेश कुमार को आने वाले समय में इससे भी बड़ा मौका मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जिस तरह से भारत की चुनाव प्रक्रिया को बीजेपी और मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित किया था, अब लगता है कि प्राइवेट सेक्टर का एक बड़ा बैंक भी उनके इस अनुभव का फायदा अपने पक्ष में उठाना चाहता है। कुल मिलाकर बात यह है कि भारत का पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त अब कहीं भी नौकरी कर सकता है। राजीव कुमार की जिस तरह से नियुक्ति हुई है, उससे आप क्या कह सकते हैं कि सही गलत का समय अब जा चुका है। गलत ही अब सही है। बधाई दीजिए, शुभकामना दीजिए, लेकिन बस चिंता इस बात की है कि जिस बैंक का इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है, कहीं उसका हाल भी चुनाव आयोग की तरह ना हो जाए। अब जो भी खाता धारक है, उन्हें अलर्ट रहना होगा, कहीं उनका हाल भी, या कहिए उनके पैसों का हाल भी फिर वैसा ना हो जाए। हम तो यही चाहेंगे कि भगवान उन्हें राजीव कुमार से बचने की हिम्मत दे। वैसे राजीव कुमार को HDFC के कार्ड पर अपनी शायरी भी छपवा देनी चाहिए। शायरी करने में वो माहिर दिखे। जब जब वो मुसीबतों में घिरे, हर जवाब उन्होंने शायरी के जरिए पत्रकारों को दिया। अब जिस बैंक में वो गए हैं, उसकी हालत पहले से खस्ता है, लेकिन उम्मीद है कि उसका जवाब भी शायरी से ही देंगे। अब ऐसे में उस बैंक के खाता धारक खुद को कैसे बचाएंगे, ये भी देखने लायक बात होगी। दोस्तों, खबर यह है कि देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों में से एक HDFC बैंक ने भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को अपना पार्ट टाइम चेयरमैन चुन लिया है। बैंक के बोर्ड ने उन्हें 4 साल के लिए एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त करने का फैसला किया है, जो 30 जून 2026 से प्रभावी माना जाएगा। हालांकि इस नियुक्ति पर अभी भी शेयर धारकों की मंजूरी मिलना बाकी है। इसके अलावा बोर्ड ने उन्हें अगले 3 वर्षों के लिए बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन भी नामित किया है, लेकिन इस पद पर औपचारिक नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मिलने के बाद ही प्रभावी होगी। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसे समय में जब बैंक पिछले कुछ महीनों से लगातार विवादों में रहा है, तब राजीव कुमार जैसे पूर्व नौकरशाह को इसकी कमान सौंपने का फैसला क्यों लिया गया? यही सवाल सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में भी उठ रहा है। कई लोग इस नियुक्ति को केवल बैंकिंग सेक्टर का फैसला नहीं, बल्कि एक बड़े सत्ता तंत्र से जोड़कर देख रहे हैं। कुछ लोगों का दावा है कि देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठने के बाद भी राजीव कुमार को इतना बड़ा पद मिलना महज सहयोग नहीं हो सकता। वहीं कुछ लोग इसे कॉरपोरेट और सत्ता के रिश्तों की नई मिसाल बता रहे हैं। कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि पहले बैंक की साख पर सवाल खड़े हुए, फिर बैंक विवादों में घिरा, उसके बाद
शीर्ष नेतृत्व में बदलाव हुआ और अब उसकी कमान ऐसे व्यक्ति को दी जा रही है जो लंबे समय तक केंद्र सरकार के सबसे प्रभावशाली पदों में रहे हैं। इन दावों में कितनी सच्चाई है ये अलग बहस का विषय हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि इस नियुक्ति ने कई नए सवाल खड़े कर दिए। इसलिए पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर पिछले कुछ महीनों में एचडीएफसी बैंक के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसने देश के सबसे बड़े निजी बैंक की छवि को झटका पहुंचाया। दरअसल पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब एचडीएफसी बैंक के तत्कालीन पार्ट टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने 18 मार्च 2026 को अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आमतौर पर इतने बड़े बैंक के चेयरमैन का कार्यकाल खत्म होने से पहले इस्तीफा देना असाधारण माना जाता है। अपने इस्तीफे में उन्होंने संकेत दिया कि बैंक के कुछ कामकाज और फैसले उनके व्यक्तिगत मूल्यों और कॉरपोरेट गवर्नेंस के सिद्धांतों से मेल नहीं खाते। उनके इस बयान के बाद निवेशकों के बीच ये चर्चा तेज हो गई कि आखिर बैंक के अंदर चल क्या रहा है। इसी दौरान बैंक की ऑडिट कमेटी ने मार्केटिंग विभाग में लगभग 45 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन को लेकर आंतरिक विजिलेंस जांच शुरू कराई। जांच में आरोप सामने आए कि कुछ बड़ी जमा राशियां हासिल करने के लिए मार्केटिंग और स्पॉन्सरशिप खर्चों का इस्तेमाल कथित तौर पर नियमों को दरकिनार करते हुए किया गया। रिपोर्ट में फर्जी वेंडर इनवॉइस, एक ही तस्वीर का अलग अलग बिलों में इस्तेमाल और दस्तावेजी गड़बड़ियां जैसी कई गंभीर बातें सामने आने का दावा किया गया। जांच के दौरान यह भी कहा गया कि जमा ब्याज दरों से जुड़े भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ मास्टर निर्देशों के पालन को लेकर सवाल उठे, जिससे बैंक पर नियामकीय कार्रवाई की आशंका बढ़ गई। दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि तत्कालीन चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती और बैंक के एमडी एवं सीईओ शशिधर के बीच बैंक की रणनीति, एचआर नीति और एचडीबी फाइनेंस सर्विस के आईपीओ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर लंबे समय से मतभेद चल रहे थे। इन घटनाओं ने यह संदेश दिया कि बैंक के शीर्ष नेतृत्व के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं था। इन सभी घटनाओं का असर शेयर बाजार पर भी दिखाई दिया। दलाल स्ट्रीट से लेकर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज तक बैंकों के शेयर पर दबाव देखने को मिला और निवेशकों की चिंता लगातार बढ़ती गई। ऐसे माहौल में बैंक को ऐसे चेहरे की जरूरत थी जिसकी प्रशासनिक साख मजबूत हो, वित्तीय तंत्र की गहरी समझ हो और नियामकों के साथ काम करने का लंबा अनुभव भी हो। माना जा रहा है कि इसी सोच के तहत राजीव कुमार के नाम पर सहमति बनी है। अगर राजीव कुमार के प्रशासनिक अनुभव की बात करें तो वो 1984 बैच के पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और भारत सरकार में कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। वर्ष 2017 से 2020 तक उन्होंने देश के वित्त सचिव के रूप में काम किया। इस दौरान बैंकिंग सुधार, बैंक विलय और वित्तीय क्षेत्र से जुड़े कई बड़े फैसलों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वो भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड और भारतीय स्टेट बैंक के बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं। इसके बाद उन्होंने भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में जिम्मेदारी संभाली और 2024 का लोकसभा चुनाव करवाया, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव माना जाता है। उनके कार्यकाल में चुनाव आयोग के कई फैसलों को लेकर राजनीतिक विवाद भी हुए, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर उन्हें बड़े चुनावों के संचालन का अनुभव प्राप्त हुआ। अब वही अनुभव एचडीएफसी बैंक के बोर्ड रूम में काम आएगा या नहीं, इसका जवाब आने वाले समय देगा। फिलहाल इतना तय है कि एचडीएफसी बैंक ने ऐसे समय में राजीव कुमार को चुना है जब बैंक को अपनी छवि, निवेशकों के भरोसे और कॉरपोरेट गवर्नेंस तीनों को फिर से मजबूत करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए ये नियुक्ति सिर्फ एक चेयरमैन बदलने की खबर नहीं है, बल्कि आने वाले समय में बैंक की दिशा और उसकी साख दोनों पर असर डालने वाला फैसला माना जा रहा है। तो दोस्तों, सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि राजीव कुमार अब एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। असली सवाल यह है कि क्या ये नियुक्ति सिर्फ लंबे प्रशासनिक और वित्तीय अनुभव की वजह से हुई है या फिर इसके पीछे कुछ और भी कारण हैं जिन पर लोग सवाल उठा रहे हैं। एक तरफ समर्थकों का कहना है कि बैंक को ऐसे अनुभवी व्यक्ति की जरूरत थी जिसने वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक और चुनाव आयोग जैसे बड़े संस्थानों में काम किया हो। वहीं दूसरी तरफ आलोचक इस नियुक्ति को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं और इसे सत्ता, कॉरपोरेट और संस्थाओं के रिश्तों से जोड़कर देख रहे हैं। सच क्या है इसका फैसला समय करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि जिस बैंक की छवि
पिछले कुछ महीनों से लगातार विवादों की वजह से प्रभावित हुई है, वहां अब राजीव कुमार की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। क्या वो निवेशकों का भरोसा वापस दिला पाएंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर उठे सवालों को शांत कर पाएंगे और बैंक की साख को पहले जैसी मजबूती दे पाएंगे? फिलहाल इस नियुक्ति ने बैंकिंग जगत से लेकर राजनीतिक गलियारों तक एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। अब निगाहें भारतीय रिजर्व बैंक की अंतिम मंजूरी और उसके बाद राजीव कुमार के फैसलों पर होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में वही तय करेंगे कि ये नियुक्ति एचडीएफसी बैंक के लिए नया अध्याय साबित होती है या फिर नए विवादों की शुरुआत। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।